Hello students, welcome to today's class. So today we are going to discuss remaining topic of chapter 7, that is more on Python. Okay, तो ये उसी चैप्टर का पार्ट 2 है. ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लेना. उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ठीक है, तो जाके आप चेक कर सकते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं इस चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स को. ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑपरेटर्स को डिस्कस कर लिया था. हमने डिस्कस करे थे अर्थमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स. ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस को. ओके, सो व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस? एन एक्सप्रेशन इन पाइथन में हैव मोर देन वन ऑपरेटर इन्वॉल्व इन इट. When more than one operator is to be evaluated in an expression, the Python interpreter decide at runtime which operator should be evaluated first. The decision based on precedence and associativity of the operators. तो देखिए, जब आप पाइथन प्रोग्राम पे वर्क कर रहे होते हैं तो जो एक्सप्रेशंस होते हैं तो उन एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो जब ऐसी सिचुएशन होती है जब किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर इन्वॉल्व होते हैं तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो रन टाइम में डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन से बाद में होगा. ठीक है, तो ये डिसीजन बेस्ड होता है ऑपरेटर की प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पे. ओके, तो इन दोनों पे ये बेस्ड होता है. तो पहले डिस्कस कर लेते हैं जो प्रेसिडेंस है एंड एसोसिएटिविटी है ये क्या होते हैं. ठीक है, तो पहले बात करते हैं प्रेसिडेंस की. सो व्हाट इज प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ एन ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू विच इट इज इवैल्यूएटेड. ईच ऑपरेटर हैज प्रेसिडेंस एसोसिएटेड विद इट. This precedence is used to determine the order of evaluation of an expression involving more than one operator. There are different levels of precedence from high to low, and operator belonging to higher level is evaluated first. सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है. तो देखिए, प्रेसिडेंस क्या है? प्रेसिडेंस जो है प्रायोरिटी का एक ऑर्डर है जिसके अकॉर्डिंग जो है ऑपरेटर इवेल्युएट होते हैं. किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर होते हैं तो उनका एक प्रेसिडेंस फिक्स होता है कि कौन सा ऑपरेटर जो होगा पहले इवेल्युएट होगा, कौन सा बाद में इवेल्युएट होगा. मतलब हर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस फिक्स है, उसी के अकॉर्डिंग वो एक्सप्रेशन में इवेल्युएट होते हैं. ठीक है, मतलब प्रेसिडेंस के लेवल कैसे होते हैं? हाई टू लो. तो जिस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाई होगा वो सबसे पहले इवेल्युएट होगा. मतलब एक एक्सप्रेशन में 4 ऑपरेटर हैं तो जिस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे हाई होगा वो सबसे पहले इवेल्युएट होगा, उसके बाद में उससे कम वाला होगा, उसके बाद में उससे कम वाला होगा. इस तरीके से इवेल्युएट होंगे. ओके, आई होप आपको प्रेसिडेंस समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की. सो व्हाट इज एसोसिएटिविटी? If two operators have same precedence, then they are either evaluated from left to right or from right to left based on their level. It is termed as associativity, which tells the direction of execution of operator left to right or right to left when operator in an expression have the same precedence. तो देखिए, एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है? तो जब किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर होते हैं, मतलब एक ही प्रायोरिटी के एक से ज़्यादा ऑपरेटर आ गए हैं किसी एक्सप्रेशन में, तो उस केस में क्या होगा? कौन सा पहले इवेल्युएट होगा, कौन सा बाद में इवेल्युएट होगा? तो ये चीज़ डिसाइड किससे करते हैं? इस चीज़ को डिसाइड करते हैं हम एसोसिएटिविटी से. मतलब क्या है? वो या तो लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट होंगे, मतलब लेफ्ट से राइट में इवेल्युएट कर लो, जो लेफ्ट में वो सबसे पहले, उसके बाद में राइट वाले को करेंगे. या फिर राइट टू लेफ्ट हो सकते हैं, पहले राइट वाला इवेल्युएट होगा फिर लेफ्ट वाला इवेल्युएट होगा. ओके, इस तरीके से कर सकते हैं. तो ये जो मेथड होता है फॉलो करने का, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी. ठीक है, तो ये डायरेक्शन बताते हैं कि जो ऑपरेटर हैं एक्सप्रेशन में सेम प्रायोरिटी के वो किस डायरेक्शन में इवेल्युएट होंगे, लेफ्ट टू राइट होंगे या राइट टू लेफ्ट होंगे. ओके, तो यही कॉन्सेप्ट होता है एसोसिएटिविटी का. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो चलिए अब देख लेते हैं किस ऑपरेटर का क्या प्रेसिडेंस होता है. ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस टेबल की हेल्प से समझिए. आप इस टेबल को ध्यान से देखिएगा, मैं समझाता हूँ. ठीक है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर. तो देखिए, यहाँ पे इस टेबल में एक कॉलम ऑपरेटर का है, दूसरा डिस्क्रिप्शन है. तो पहली जो ऑपरेटर है दैट इज पैरेंथेसिस. तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो पैरेंथेसिस की होती है. अगर एक एक्सप्रेशन है उसमें आपके बहुत सारे ऑपरेटर हैं और उसमें पैरेंथेसिस भी है, तो सबसे पहले आप पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे. जैसे कि आप लोग मैथ्स में बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हैं, उसी तरीके से होता है ये भी. तो किसी एक्सप्रेशन में अगर पैरेंथेसिस है तो पाइथन प्रोग्राम सबसे पहले पैरेंथेसिस को इवेल्युएट करेगा. ओके, सेकंड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, मतलब एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो होता है उसकी इसके बाद में सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है. देन आपके आते हैं यूनरी ऑपरेटर्स जो कि हैं प्लस या माइनस. ठीक है, प्लस माइनस जो ऑपरेटर होते हैं वो हमारे यूनरी ऑपरेटर हैं, मतलब सिंगल ऑपरेंड के साथ में अगर यूज हो रहे हैं तो इनकी प्रायोरिटीज इसके बाद में आएगी. ठीक है, एंड इसके बाद नंबर आता है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड मॉडुलस का. ठीक है, ये जो ऑपरेटर हैं इनकी सेम प्रायोरिटी होती है. एंड इसके बाद में आते हैं बाइनरी ऑपरेटर जो कि है प्लस माइनस. ठीक है, जो कि दो ऑपरेंड के साथ में वर्क करते हैं. ठीक है, तो प्लस माइनस की प्रायोरिटी होती है इसके बाद में. एंड नेक्स्ट लेवल पे आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन. ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, इक्वल, 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 नॉट इक्वल, ये सारे ऑपरेटर होंगे, इनकी प्रायोरिटी इस लेवल पे होती है. ओके, एंड इसके बाद में लास्ट लेवल पे होते हैं नॉट एंड और. ये ऑपरेटर्स होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर. ओके,
तो अगर एक एक्सप्रेशन दे रखा है और उसमें नॉट एंड और का यूज हो रहा है तो इनको सबसे बाद में इवेल्यूएट किया जाएगा। सबसे पहले इवेल्यूएट होंगी पैरेंथेसिस, उसके बाद में ये होगा, उसके बाद में ये होगा, उसके बाद में ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर फॉलो होगा ऑपरेटर्स को इवेल्यूएट करने के लिए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि जो हायर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर होंगे वो सबसे पहले इवेल्यूएट होंगे। मतलब कोई एक्सप्रेशन है तो उसमें जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर होंगे वो सबसे पहले इवेल्यूएट किए जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर आ जाते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, इनकी सेम प्रायोरिटी है, तो ये आ जाते हैं, तो किस तरीके से इवेल्यूएट होंगे? मतलब जो ऑपरेटर पहले आएगा वो पहले इवेल्यूएट होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में इवेल्यूएट हो जाएगा। मतलब विच एवर ऑपरेटर कम्स फर्स्ट इज इवेल्यूएटेड फर्स्ट। ओके, तो ये था हमारा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको एग्जाम्पल के हेल्प से और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर में एग्जांपल दे रखे हैं। ये टेबल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है। ये देखिए, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं। तो सोल्यूशन देख लेते हैं। पहले बात करते हैं इस एक्सप्रेशन की। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले साइन की है। तो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही है। देखिए 12 हो गया है। इसके बाद में डिवीजन की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। मतलब ये सेम प्रायोरिटी के होते हैं, लेकिन जो पहले आएगा वो पहले इवेल्यूएट होगा। तो ये पहले इवेल्यूएट हुआ है और ये बाद में इवेल्यूएट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इवेल्यूएट हो गया है। देखिए इसको डिवाइड करने के बाद ये आंसर आ गया है। एंड देन आपका प्लस वाला ऑपरेटर इवेल्यूएट हुआ है। ठीक है, 24 हो गया। एंड इसके बाद में लास्ट में सब्ट्रैक्शन वाला इवेल्यूएट हुआ है। देखिए यहाँ पे फाइनल आउटपुट आपका 21 आ गया है। इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन को देखिए। इसमें देखिए क्या हो रहा है, 12 + 3, तो ये ब्रैकेट में, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए 15 हो गया। बाकी सारी चीज़ ऐसी रही हैं। इसके बाद में सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में देखिए आपका 60 हो गया है। इसके बाद में डिवीजन किया, तो यहाँ पे देखिए डिवीजन हो गया है। तो आपका यहाँ पे 3 आ गया है। एंड इसके बाद में लास्ट में माइनस है, तो यहाँ पे देखिए माइनस होके ये आपका आंसर आ गया है। इसी तरीके से लास्ट वाले एक्सप्रेशन को देखिए। लास्ट वाले एक्सप्रेशन में देखिए सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये पार्ट सॉल्व हो गया है। देन इसके बाद में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन किया, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया है। एंड इसके बाद में डिवीजन किया, तो यहाँ पे देखिए डिवीजन हो गया है। एंड लास्ट में जो है वो माइनस को इवेल्यूएट किया गया है। सबसे लास्ट में जो है माइनस वाले ऑपरेटर को इवेल्यूएट किया गया है। जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है वो सबसे लास्ट में इवेल्यूएट हुआ है। तो आपका आंसर 9 आ गया है। ओके, तो इस तरीके से ये प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ऑपरेटर इवेल्यूएट होते हैं किसी एक्सप्रेशन में। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ओके, सो नाउ यू विल बी इंट्रोड्यूस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशन ब्रांचिंग एंड वेरियस कंट्रोल स्टेटमेंट अवेलेबल इन पाइथन। ठीक है, ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशन ब्रांचिंग के कॉन्सेप्ट को, और पाइथन में जो डिफरेंट कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए डे टू डे लाइफ में कई बार हमें ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कि हमें डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे क्या करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और उन डिसीजन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्शन को परफॉर्म करते हैं। कोई भी हमें सिचुएशन यहाँ पे कि हमें डिसीजन लेने की जरूरत होती है और उस डिसीजन को लेकर हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इसको और क्लियरली रियल लाइफ एग्जाम्पल के हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। इट इज अ रेनी सीजन, यू वॉन्ट टू गो आउट टू प्ले विद योर फ्रेंड। ओके, बिफोर यू मूव आउट टू प्ले you want to be sure that weather will remain clean throughout the day or not। मतलब कि रेनी सीजन चल रहा है और आप अपने फ्रेंड के साथ में बाहर खेलने के लिए जाना चाहते हैं। तो जाने से पहले आप श्योर कर लेना चाहते हैं कि वेदर पूरे दिन खुला हुआ रहे, मतलब वेदर जो है वो क्लीन रहे, बारिश ना हो। ठीक है, तो इस केस में आपके साथ में कंडीशन क्या होगी और आपका क्या एक्शन होगा। ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो इन दिस केस फर्स्ट यू विल चेक, कंडीशन देखेंगे हम। ठीक है, और प्लान ऑफ एक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इफ द वेदर इज क्लियर, अगर वेदर क्लियर है, देन यू विल गो आउट एंड कॉल योर फ्रेंड टू प्ले। ठीक है, तो आप बाहर जा सकते हैं और अपने फ्रेंड को बुला लेंगे खेलने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है, इफ इट इज रेनिंग, देन यू विल सिट एट होम एंड एंजॉय वॉचिंग टेलीविजन और प्रोबेबली रीड अ स्टोरी बुक। ठीक है, तो आपका एक्शन ये हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर बारिश हो रही है तो हो सकता है आप घर पे ही रहें, टेलीविजन देखें, या फिर आप कोई स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में आपके प्लान ऑफ एक्शन ये हो सकते हैं। मतलब आप पहले कंडीशन में तो ये एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर बारिश नहीं हो रही है, वेदर क्लियर है, तो आप खेलने जा सकते हैं। और अगर बारिश हो रही है तो आप हो सकता है घर पे ही रहें, आप घर पे टीवी देखें या फिर कोई स्टोरी बुक पढ़ें। ओके, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? ओके, ये है हमारा एग्जाम्पल 2। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, देखिए एग्जाम्पल, यू नीड टू हैव अ वैलिड लाइसेंस फॉर ड्राइविंग एनी व्हीकल। ठीक है, आपको कोई भी व्हीकल को ड्राइव करना है तो आपके पास में वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। टू अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस योर एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। मतलब आपकी एज जो है वो 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इस केस में क्या कंडीशन होगी और क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा आपका, देख लेते हैं। इफ़ योर एज इज ग्रेटर देन
इक्वल टू 18, मतलब आपकी एज जो है वो 18 से ज़्यादा है या 18 के बराबर है, तो क्या हो सकता है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप एलिजिबल हैं ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। एंड सेकंड केस में क्या हो सकता है, इफ़ योर एज इज लेस देन 18, मतलब अगर आपकी एज 18 से कम है तो क्या होगा, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब फिर आप एलिजिबल नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हम कंडीशन के अकॉर्डिंग ही एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो इसी तरीके से हम पाइथन प्रोग्राम में भी कंडीशन को अप्लाई करते हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट को, उससे पहले हम एल्गोरिथम को डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज एल्गोरिथम? एंड एल्गोरिथम इज अ वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और अ वे टू राइट अ प्रोग्राम। मतलब क्या है, एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी प्रोग्राम को लिखने का। अगर हम जनरल टर्म में कहें तो कह सकते हैं एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉलो किया गया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही हमारा एल्गोरिथम होता है। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम के केस में हम कहेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है प्रोग्राम को लिखने का, उसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन इन अ बेटर वे। हम बेटर वे में प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन को समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। ओके, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो एक एल्गोरिथम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से हम एल्गोरिथम पे वर्क करते हैं। सो एल्गोरिथम टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस, कि अगर हमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो हमारा एल्गोरिथम किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट इनपुट योर एज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज को इनपुट करेंगे। देन सेकंड स्टेप में क्या होगा, चेक योर एज, इफ योर एज इज ग्रेटर देन 18 देन यू कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब 18 से ऊपर अगर आपकी एज है तो क्या होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप में क्या होगा, देखिए, इफ इट इज लेस देन 18, मतलब 18 से कम है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेथड हम फॉलो कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब ये एक प्रॉब्लम हमारे सामने कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्टेप फॉलो करने होंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना होगा जिससे कि हम उसको अप्लाई कर पाएं। अगर हमारे पास में कंडीशन मैच कर रही है सारी, तो हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो हम उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज हाउ एल्गोरिथम वर्क्स। आई होप आपको एल्गोरिथम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट्स सॉल्व अवर प्रॉब्लम यूजिंग फ्लो चार्ट। तो अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम को हम फ्लो चार्ट की हेल्प से किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले तो बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट होता क्या है। ठीक है, फ्लो चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट इज फ्लो चार्ट? इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ स्टेप्स और प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो ये क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब आप कह सकते हैं जो एल्गोरिथम है उसी की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है फ्लो चार्ट। ओके, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ओके, तो चलिए फ्लो चार्ट को बनाते हैं टू चेक वेदर यू कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस और नॉट। ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको चेक करने के लिए फ्लो चार्ट को बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट किस तरीके से बनेगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होगा। ठीक है, फ्लो चार्ट को इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बॉक्स होता है, इसको स्टार्ट बॉक्स बोलते हैं। ओके, इसके बाद में क्या होगा, इनपुट एज, ये इनपुट बॉक्स होता है, इसमें हम क्या करेंगे, एज को इनपुट करेंगे कि हमारी जो भी एज होगी उसको इनपुट करेंगे इस बॉक्स में। ओके, देन क्या होगा, इसके बाद में एक डिसीजन बॉक्स है, यहाँ पे क्या होगी, कंडीशन को चेक करेंगे, इज योर एज ग्रेटर देन और इक्वल 18, मतलब जो आपकी एज है वो ग्रेटर देन 18 या फिर इक्वल 18 है, मतलब 18 से ज्यादा या फिर 18 है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब जो एज है वो आपकी 18 हो या फिर 18 से ज्यादा हो, तो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फ्लो चार्ट आगे बढ़ेगा और क्या आएगा इस बॉक्स में, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एंड इसके बाद में क्या होगा, लास्ट में आपका स्टॉप हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ से स्टॉप पे चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी ड्रॉ फ्लो चार्ट। अब बात करते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब कि जो एज है ग्रेटर देन और इक्वल 18 नहीं है, तो क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, इस साइड में इस तरीके से आपका बॉक्स आएगा और यहाँ पे आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस, और इसके बाद में ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ओके, आई होप आपको फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो स्टूडेंट, इसी तरीके से क्या होता है, जब कंप्यूटर में हम प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या होता है, स्टेटमेंट्स आर जनरली एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंशियल मैनर, however at times the user may need to change this order of execution by repeating or skipping the execution of few statements subject to given condition. In such situation the flow of execution is altered by the use of control statement. तो देखिए प्रोग्राम में क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वो जनरली क्या होता है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में फॉलो होता है, मतलब एक सीक्वेंस होता है, उसी ऑर्डर में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है हमें उस प्रोग्राम के मैनर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है, हम चाहते हैं वो सीक्वेंस में फॉलो ना होकर के कोई कंडीशन हम दे रहे हैं, उस कंडीशन के बेस पे वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो उस केस में हम यूज करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स को। ओके,
ठीक है, तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले इन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के टाइप को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। पहले इनके टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद में इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पहला है इसमें सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, सिक्वेंशियल कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है, जिस सीक्वेंस में प्रोग्राम लिखा जाएगा उसी सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, द स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन द सिक्वेंशियल मैनर वेयर वन स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय अदर। मतलब एक सीक्वेंस में चलेंगे कि पहले एक स्टेटमेंट चलेगा फिर दूसरा स्टेटमेंट चलेगा, जिस ऑर्डर में वो लिखे होंगे उसी में चलेंगे। तो यहाँ पे ब्रांचिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, मतलब कोई और एक्शन परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। कंडीशन की वाली कोई बात यहाँ पे नहीं होती, जिस ऑर्डर में प्रोग्राम लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे। ओके, तो चलिए सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स का एक प्रोग्राम देख लेते हैं, जिससे कि आपको सिक्वेंशियल स्टेटमेंट और अच्छे समझ में आ जाएंगे। ओके, तो प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम में देखिए दे रखा है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फर्स्ट एंटर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, देन कैलकुलेट इट्स एरिया एंड प्रिंट द रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है और इसमें सबसे पहले यूजर से लेंथ एंड ब्रेथ को एंटर करवाना है रेक्टेंगल की यूजर से। ठीक है, उसके बाद में उसको कैलकुलेट करके प्रिंट कर देना है रिजल्ट को। ठीक है, तो चलिए मैं इसको पाइथन में चला के दिखा देता हूँ और वहीं पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे पाइथन आइडल को ओपन कर लिया है और मैंने जो प्रोग्राम था वो यहाँ पे लिख दिया है, जिससे कि हमारा टाइम बच जाए। ओके, तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले मैं आपको। तो हमसे बोला गया था प्रोग्राम में कि यूजर से जो है रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ को एंटर करवाना है। तो हमने यहाँ पे लेंथ के लिए एक एल वेरिएबल ले लिया है, जिसमें कि यूजर से हम लेंथ एंटर करवा रहे हैं। ओके, इसी तरीके से हमने बी वेरिएबल ले लिया है, जिसमें कि हम यूजर से ब्रेथ को एंटर करवा रहे हैं। ओके, और इसके बाद में यहाँ पे एरिया को कैलकुलेट किया है और एरिया को कैलकुलेट करने के बाद में जो इसका रिजल्ट होगा वो हमने स्टोर कर लिया है AR नाम के वेरिएबल में। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा वो रिजल्ट। ओके, और उसके बाद में फाइनली हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया है। तो प्रिंट स्टेटमेंट में हमने क्या दिया है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, ये मैसेज दिया है, उसके बाद में AR को प्रिंट कर दिया है और AR के अंदर क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। पहले ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, उसके बाद में एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट हो जाएगा। ओके ओके, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, ये जो प्रोग्राम है ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट हो रहा है। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद में ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये लाइन पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी ये बाद में होगी। जिस सीक्वेंस में ये कोड लिखा हुआ उसी सीक्वेंस में कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये चलेगी, फिर ये चलेगी, फिर ये चलेगी। ठीक है, मैं चला के दिखाता हूँ इसको। देखिए रन करता हूँ प्रोग्राम को। देखिए मैंने प्रोग्राम रन करा है, तो सबसे पहले कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हुई है, फर्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई है। तो यहाँ पे सपोज लेंथ एंटर कर देता हूँ मैं 20। ओके, एंटर करता हूँ तो देखिए अब इस प्रोग्राम की सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ सपोज मैं 40 और जैसे एंटर करूंगा तो अब आपका देखिए इसने ये कैलकुलेट करा और कैलकुलेट करने के बाद में ये जो लाइन थी इस लाइन को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 800। ठीक है, उससे पहले ये लाइन भी एग्जीक्यूट हुई है। तो सिक्वेंशियल स्टेटमेंट में प्रोग्राम जो है वो सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट होता है, जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ होगा उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये एग्जांपल हो गया सिक्वेंशियल स्टेटमेंट का। ओके, तो आई होप आप लोगों को सिक्वेंशियल स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। ओके, सो व्हाट आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स in programming language? Conditional statement cause the program control to transfer a specific location depending on the outcome of the conditional expression। तो देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं ये प्रोग्राम में कंट्रोल को ट्रांसफर करते हैं किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। मतलब प्रोग्राम में एक जगह से दूसरी जगह पे कंट्रोल को ट्रांसफर करना है तो यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट को। एवरी डिसीजन इन्वॉल्व अ चॉइस बिटवीन द टू अल्टरनेटिव यस एंड नो रिजल्ट। If a conditional statement is true, then the one set of statement is executed, otherwise the other set of statement is executed। तो मतलब क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट में कंडीशन जो होती है वो यस नो रिजल्ट पे बेस्ड होती है। मतलब उसका जो आउटपुट होगा या तो यस होगा या फिर नो में होगा। तो कंडीशन जो है अगर आपकी ट्रू होती है, मतलब कंडीशन जो वो यस हो रही है या मतलब कह सकते हैं ट्रू हो रही है, तो कोई एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या होगा, दूसरा सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, कंडीशन लगा रखी होगी हमने जिसमें कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक सेट जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरा सेट जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। सो कंडीशन बेस्ड प्रोग्रामिंग करने से पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कंडीशन बेस्ड जब भी प्रोग्रामिंग आप करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंडीशन। कि आपको कंडीशन को ही ध्यान में देना है कि कंडीशन मेन पार्ट होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का, क्योंकि कंडीशन के अकॉर्डिंग ही जो आपका प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट होगा। जो भी आपने कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो कंडीशन इसमें मेन पार्ट होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
एंड कंडीशन स्टेटमेंट जो है वो कई टाइप के हो सकते हैं, इनकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में ये रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो उनको समझ लेते हैं कौन कौन सी फॉर्म होते हैं, तो उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और फिर उनको प्रोग्राम की हेल्प से भी समझेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के फर्स्ट टाइप को, जो कि है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट का फर्स्ट टाइप है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? द इफ स्टेटमेंट इज यूज व्हेन वी हैव टू इवैल्यूएट ओनली वन कंडीशन। तो जब हमें सिर्फ एक ही कंडीशन को इवैल्यूएट करना हो तो हम यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट को। मतलब कि जहां पे बहुत सारी कंडीशन नहीं है, सिर्फ आपको एक ही कंडीशन इवैल्यूएट करनी है, तो आप यूज कर सकते हैं इफ स्टेटमेंट का। ओके, it performs a course of action if the condition evaluates true, otherwise it skip the statement if the condition evaluates to false। ओके, मतलब क्या है, इफ स्टेटमेंट में अगर आपने कोई कंडीशन दे रखी है और वो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये कुछ स्टेटमेंट जो आपने उस कंडीशन के अंदर दे रखे होंगे उनको एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, उन स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, योर पेरेंट अलाउ यू टू गो आउट फॉर प्लेइंग ओनली इफ यू कंप्लीट योर होमवर्क। तो मतलब क्या है, आपके जो पेरेंट हैं वो आपको बाहर तभी जाने देंगे खेलने के लिए कि जब आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज वो आपको नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन हो गई कि अगर आप वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आप चले जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जाएंगे। सेम चीज होती है हमारे इफ स्टेटमेंट में। ओके, तो चलिए इफ स्टेटमेंट के सिंटैक्स को समझ लेते हैं। तो सिंटैक्स क्या होता है, देखिए इफ लिखेंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन के बाद में आप स्टेटमेंट देंगे, जो भी स्टेटमेंट आपको चलवाने हैं वो स्टेटमेंट आप लिख देंगे। ओके, और इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है। क्या चीज है ध्यान रखने वाली? देखिए, जब भी आप कंडीशन लगाएंगे तो कंडीशन के बाद में देखिए कॉलन लगे होते हैं, ये कॉलन लगे हुए हैं, तो कंडीशन के बाद में कॉलन लगे होते हैं और इन कॉलम का मतलब है कि इसकी बॉडी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब जो इफ स्टेटमेंट है इसकी बॉडी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे टैब के स्पेस के साथ में बॉडी स्टार्ट होगी। देखिए यहाँ पे टैब का स्पेस आएगा, एक बीच में टैब का स्पेस यहाँ पे आपको मिलेगा। मतलब जब भी एंटर करेंगे कॉलन लगाने के बाद में तो एक टैब के स्पेस के साथ में आपका स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। ओके, अब ऐसा मत करने लगना कि आपका टैब का स्पेस आया तो आपने बैक स्पेस प्रेस कर दिया, तो बैक स्पेस प्रेस कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। प्रोग्राम क्या करेगा, आपको एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि पाइथन में इंडेंट देना जरूरी होता है। ठीक है, मैंडेटरी है पाइथन में इंडेंट देना, मतलब जो स्पेस है वो यहाँ पे आना जरूरी है। अगर आप स्पेस हटा देंगे तो आपका प्रोग्राम आपको एरर जनरेट कर देगा। ओके, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब इसको प्रोग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं किस तरीके से इसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम दे रखा है, ये प्रोग्राम नंबर 10 है इस चैप्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में क्या हो रहा है, हमने ए वेरिएबल लिया है, ए वेरिएबल के अंदर एक नंबर को एंटर करवाया है और यहाँ पे कंडीशन लगाई है, इफ स्टेटमेंट लगाया है। तो इफ स्टेटमेंट में क्या बोला है, ए लेस देन 200। ठीक है, तो जो नंबर यूजर एंटर करेगा अगर वो लेस देन 200 है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, द नंबर इज लेस देन 200, और अगर वो नंबर लेस देन 200 नहीं है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट में क्या हो रहा है, यहाँ पे 150 एंटर करा है तो यहाँ पे देखिए आ गया द नंबर इज लेस देन 200। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है कि अगर जो नंबर एंटर करेगा यूजर वो 200 से कम है तो आपका प्रिंट हो जाएगा लेस देन 200, और अदरवाइज आपका कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कोई भी आउटपुट आपका नहीं आएगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कुछ भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। देखिए इसका दूसरा प्रोग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम नंबर 11 है इस चैप्टर का। तो इसमें देखिए क्या है, बाकी सारी चीजें सेम ही है। ठीक है, कंडीशन भी हमने ये लगा रखी है। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, यहाँ पे प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं है। बट यहाँ पे जब वैल्यू एंटर करिए तो देखिए 6 7 8 एंटर करा है जो कि 200 से ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कोई आउटपुट आपका अवेलेबल नहीं है। ओके, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ रही होगी। मतलब क्या है, कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट मिलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ भी आउटपुट आपका नहीं आएगा। ठीक है, पिछले वाले प्रोग्राम में कंडीशन ट्रू थी तो इसने प्रिंट कर दिया था द नंबर इज लेस देन 200, और इस प्रोग्राम में देखिए कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है क्योंकि ये जो नंबर है वो लेस देन 200 नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया है। ओके, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए इन दोनों प्रोग्राम को पाइथन में चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे पाइथन आइडल को मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो कोड था वो सेम कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो यहाँ पे इसको चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नंबर मांग रहा है तो यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 150, जो कि हमारा 200 से लेस देन है, तो प्रिंट हो जाएगा द नंबर इज लेस देन 200। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोबारा से रन करा मैंने और इस बार मैं नंबर कर देता हूँ एंटर 200 से ज्यादा। सपोज मैंने कर दिया 300, तो कोई भी आउटपुट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं आया है। ओके ओके, तो मतलब क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट जनरेट नहीं होगा। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको इफ स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के नेक्स्ट टाइप को, जो कि हमारा इफ एल्स। ठीक है, तो इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं इसको। इफ एल्स स्टेटमेंट को हम तब यूज करते हैं जब हमें दो डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म करना हो। मतलब इसमें दो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं, एक इफ पार्ट में होगा और दूसरा जो होगा वो एल्स पार्ट में होगा। ठीक है, तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है
तो जो इफ वाला स्टेटमेंट होगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब इफ का एक ब्लॉक होगा जहाँ पे कि जो भी कोड आपने लिख रखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो इस केस में क्या होगा, जो एल्स पार्ट में आपका कोड होगा, एल्स पार्ट में जो आपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिख रखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये इफ की तरह नहीं है। इफ में क्या था, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स थी तो आपका कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा था। लेकिन इस केस में क्या होता है कि आप एल्स पार्ट में भी एक कोड दे सकते हैं कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरा जो कोड होगा एल्स पार्ट में वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो आउट टू प्ले इफ इट डजंट रेन एल्स यू हैव टू प्ले इंडोर गेम्स। मतलब क्या है, अगर रेन नहीं होती है तो आप बाहर खेलने जा सकते हो, अदरवाइज आपको क्या करना होगा, घर में ही गेम खेलने होंगे, मतलब इंडोर गेम्स आपको खेलने होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये पार्ट जो होगा वो इफ ब्लॉक में हो जाएगा और ये वाला पार्ट जो होगा वो एल्स ब्लॉक में आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में क्या होगा, देखिए इफ लिखेंगे आप, इफ लिखने के बाद में एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, उसके बाद में एल्स लिखेंगे और एल्स में एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट देंगे। मतलब क्या है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। ओके, तो चलिए इसको प्रोग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम दे रखा है, ये प्रोग्राम नंबर 12 है इस चैप्टर का। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक ए वेरिएबल है जिसमें क्या हो रहा है, एक नंबर इनपुट कराया जा रहा है। ठीक है, कोई भी नंबर यूजर इनपुट करेगा, तो जो नंबर यूजर इनपुट करेगा अगर वो नंबर आपका 200 से कम है, मतलब लेस देन 200 है, तो क्या हो, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, द नंबर इज लेस देन 200। अदरवाइज क्या हो, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, मतलब द नंबर इज ग्रेटर देन 200। ठीक है, एल्स पार्ट में हमने ये डाल दिया है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट में, ठीक है, नंबर एंटर करा है 789। ठीक है, तो इसने देखिए प्रिंट कर दिया है द नंबर इज ग्रेटर देन 200। ठीक है, 200 से ज्यादा है तो इसलिए ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया है। कौन सा वाला पार्ट प्रिंट हुआ है, एल्स पार्ट। ओके, तो इसमें क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, देखिए आपका कंडीशन ट्रू होती है तो आपका फर्स्ट वाला पार्ट चल जाएगा, द नंबर इज लेस देन 200, और कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड पार्ट चल जाएगा, नंबर इज ग्रेटर। ओके, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए जल्दी से मैं इस प्रोग्राम को आपको चला के दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने पाइथन आईडीएल को ओपन कर लिया है और जो प्रोग्राम था वो मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है। ओके, तो इस प्रोग्राम को मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं चलाता हूँ इस प्रोग्राम को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 200 से कम। ठीक है, 150 एंटर करा तो देखिए यहाँ पे आ गया द नंबर इज लेस देन 200। ओके, अब मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ। देखिए मैंने दोबारा चलाया इस प्रोग्राम को और यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं सपोज 600, तो आपका प्रिंट करेगा नंबर इज ग्रेटर देन 200। देखिए सेकंड वाला पार्ट इसने एग्जीक्यूट कर दिया, ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो गया है। ओके, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक प्रोग्राम और देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम दे रखा है, इस प्रोग्राम को समझते हैं। इस प्रोग्राम में देखिए क्या बोला गया है, क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड चेक इफ द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आपको प्रोग्राम में नंबर एंटर करना है और चेक करना है कि नंबर जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए प्रोग्राम कैसे बनाया है, यहाँ पे एक नाम से वेरिएबल बनाया है जिसमें यूजर से नंबर एंटर करवाया है। ठीक है, फिर यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दी है कि नंबर जो है वो आपका लेस देन 0 है तो आपका नंबर जो है वो नेगेटिव होगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, द नंबर इज नेगेटिव नंबर। और अगर ये नंबर आपका लेस देन 0 नहीं है तो आपका एल्स पार्ट प्रिंट हो जाएगा। एल्स पार्ट में क्या डाला है हमने, प्रिंट स्टेटमेंट द नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि अगर लेस देन 0 नहीं होगा तो नंबर पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट, नंबर जब माइनस में डाला है तो यहाँ पे आ गया है नंबर इज अ नेगेटिव नंबर, और जब नंबर पॉजिटिव में डाला है मतलब 10 डाला है तो यहाँ पे आ गया द नंबर इज पॉजिटिव नंबर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को भी चला के दिखा देता हूँ जल्दी से मैं आपको। तो देखिए मैंने अगेन पाइथन को ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो कोड है वो पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको चला के दिखाता हूँ मैं आपको, रन करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मांग रहा है एंटर नंबर, तो इस बार मैं करता हूँ सपोज माइनस में नंबर एंटर, -9 कर दिया तो ये देगा ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, नंबर इज अ नेगेटिव नंबर। ओके, अब इस प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने रन करा दोबारा से और इसके बाद में इस बार एंटर करूँगा पॉजिटिव नंबर, सपोज मैं करता हूँ 12। ठीक है, तो ये देगा नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, यहाँ पे देखिए आउटपुट आ गया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है इफ एल्स स्टेटमेंट को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की, जो कि हमारा इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जब भी हमें प्रोग्राम में मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो तो जो हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट होता है वो इस पर्पस के लिए सुटेबल नहीं होता है। हम मल्टीपल कंडीशन प्रोग्राम में इफ एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसी काम को करने के लिए इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मतलब जब आपको मल्टीपल कंडीशन लगानी हो अपने प्रोग्राम में तो आप यूज कर सकते हैं इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का। ओके, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ रही होगी।
कि इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम मल्टीपल कंडीशन को लगाने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि आप जब किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपके लिए अलग अलग काउंटर्स बने हुए होते हैं। जैसे कि अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है तो आप काउंटर 1 पे जाएंगे, और अगर आपको इंक्वायरी लेनी है चेक के बारे में तो आप काउंटर 2 पे जाएंगे, और अगर आपको सेविंग प्लान्स के बारे में इंक्वायरी चाहिए तो आप काउंटर 3 पे जाएंगे। इस तरीके से अलग अलग काउंटर्स बने होते हैं बैंक में। ओके, तो इसी तरीके से प्रोग्राम में मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को। ओके, तो चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में क्या है देखिए, इफ पार्ट होगा, इफ पार्ट में कंडीशन होगी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर आपका एलिफ पार्ट होगा। ठीक है, एलिफ पार्ट में कंडीशन होगी और उसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दे रखा होगा। ठीक है, इसी तरीके से एल्स पार्ट होगा, उसके बाद में उसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दे रखा होगा। जो कंडीशन ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। या फिर आपका सिंटैक्स इस तरीके से ना होकर के आपका सिंटैक्स ऐसा भी हो सकता है। देखिए इस टाइप से भी सिंटैक्स हो सकता है। यहाँ पे देखिए सिंटैक्स में क्या है, इफ पार्ट होगा। ठीक है, इफ पार्ट में कंडीशन होगी, उसके बाद में वहां पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा। इसके बाद फिर एलिफ पार्ट होगा, एलिफ पार्ट में कोई कंडीशन होगी, उसके बाद में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा। मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं। जितनी भी कंडीशन आप लगाना चाहें उतने ही आपके यहाँ पे एलिफ स्टेटमेंट आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में एल्स पार्ट होगा, जहां पे कि अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको भी प्रोग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम है। प्रोग्राम में देखिए क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द नेम ऑफ डे अकॉर्डिंग टू द नंबर गिवन बाय द यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम में बोला गया है कि आपको यूजर से नंबर एंटर करवाना है, और जो नंबर भी एंटर करेगा यूजर उसके अकॉर्डिंग आपको डे डिस्प्ले करा देना है। मतलब कौन सा डे है उस नंबर पे वो डे आपको डिस्प्ले करा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम में, तो चलिए ऐसा करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं पाइथन में ही चला के दिखा देता हूँ आपको, और वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा इस प्रोग्राम को। ओके, तो ये देखिए मैंने पाइथन IDE को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे जो पूरा प्रोग्राम है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, पूरा प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए इस प्रोग्राम को पहले समझ लेते हैं क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें कि यूजर से एक नंबर एंटर करवाया है। ठीक है, कोई भी नंबर एंटर करेगा यूजर, वो इसके अंदर ए नाम के जो वेरिएबल है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ओके, फिर हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि ए के अंदर जो भी आपका नंबर है वो अगर आपका इक्वल इक्वल 1 है, मतलब वो इक्वलेंट 1 है, तो आपका प्रिंट हो जाए मंडे। पहला पार्ट तो ये इफ ब्लॉक का हो गया। ओके, सेकंड पार्ट में देखिए एलिफ लगाया हमने कि हमें दूसरी कंडीशन चेक करनी है। अगर ए के अंदर जो नंबर डाला गया है वो अगर आपका 2 है, ठीक है, तो प्रिंट हो जाए ट्यूसडे। इसी तरीके से नेक्स्ट कंडीशन के लिए एलिफ लगाया है, अगर आपका नंबर जो है वो 3 है तो प्रिंट हो जाए वेडनेसडे। ठीक है, फिर एलिफ लगाया है, फिर अगर आपका जो नंबर है वो इक्वलेंट है 4 के तो आपका थर्सडे प्रिंट हो जाए। फिर एलिफ लगाया है, फिर ए के अंदर जो नंबर है वो अगर आपका 5 एंटर करता है यूजर तो प्रिंट हो जाए फ्राइडे। ठीक है, फिर एलिफ लगाया है, अगर यूजर ने जो नंबर एंटर करा है ए के अंदर वो अगर आपका 6 होता है तो सैटरडे प्रिंट हो जाए। एंड अगर यूजर ने जो नंबर एंटर करा है वो आपका 7 है तो ये प्रिंट कर दे संडे। ठीक है, यहाँ पे हमने एलिफ लगा दिया। अब इन नंबर्स के अलावा यूजर अगर कोई और नंबर एंटर करता है, सपोज कि वो ये नंबर एंटर नहीं करता है, 1 to 7 के बीच में कोई भी नंबर एंटर नहीं करता, कोई और नंबर एंटर कर देता है, तो उसके लिए हमने एल्स पार्ट में यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, तो क्या प्रिंट हो जाए इनवैलिड ऑप्शन। मतलब इनमें से अगर कोई सा नंबर नहीं है तो प्रिंट हो जाए इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, अगर वो कोई और नंबर टाइप करेगा तो ये आउटपुट आपका आ जाएगा। ओके, ठीक है, मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। देखिए आपको रन करता हूँ मैं इसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपसे नंबर मांग रहा है कि आप नंबर एंटर करो। ठीक है, तो जो भी नंबर एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका डे प्रिंट हो जाएगा। सपोज मैं करता हूँ 2, तो 2 नंबर पे कौन सा डे है, ट्यूसडे, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा ट्यूसडे। देखिए मैं एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे ट्यूसडे आ गया है। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ। ठीक है, मैं इसे क्लोज करता हूँ और दोबारा चलाता हूँ इस प्रोग्राम को, और इस बार मैं जो नंबर एंटर करूंगा वो 1 और 7 के बीच में ना करके कोई और नंबर एंटर करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सपोज मैं एंटर कर देता हूँ 9। ठीक है, तो इन लिस्ट में से नंबर नहीं है तो हमारा क्या होगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा जो एल्स पार्ट में डाला गया है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इनवैलिड ऑप्शन आउटपुट आएगा। एंटर करता हूँ, देखिए आ गया इनवैलिड ऑप्शन, क्योंकि इनमें से कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। ओके, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक प्रोग्राम और देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रोग्राम नंबर 15 इस चैप्टर का, जो कि लास्ट प्रोग्राम है हमारे इस चैप्टर का। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, क्रिएट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू डिस्प्ले द नेम ऑफ कलर ऑन द बेसिस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग कलर कोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कलर के नेम डिस्प्ले करवाने हैं, तो यूजर से कोई भी आपको कलर कोड लेना है, जो भी कलर कोड एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंग आपको कलर के नेम डिस्प्ले करा देने हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका प्रोग्राम, तो चलिए इस प्रोग्राम को भी मैं चला के दिखा देता हूँ, वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। तो ये देखिए मैंने पाइथन को ओपन कर लिया है और जो कोड है वो पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, जो हमारा प्रोग्राम है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। तो देखिए यहाँ पे बोला गया था प्रोग्राम में कि आपको यूजर से कलर कोड इनपुट करवाना है। ठीक है, तो हमने कलर कोड को इनपुट कराने के लिए एक वेरिएबल ले लिया है कोड नाम से, जिसमें यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ओके, ठीक है, जो भी कोड यूजर एंटर करेगा वो कहाँ चला जाएगा, कोड नाम के वेरिएबल में। ओके, तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है कि कोड के अंदर अगर वैल्यू यूजर एंटर करता है बी,
ठीक है। सपोज इसने कलर कोड एंटर करा है बी, तो कलर प्रिंट हो जाए वॉलेट, ठीक है। इसी तरीके से अगर यूजर ने एंटर करा है आई, तो प्रिंट हो जाए इंडिगो। एंड अगर यूजर ने बी एंटर करा है तो ब्लू प्रिंट हो जाए, जी एंटर करा है तो ग्रीन प्रिंट हो जाए, और बाई एंटर करा है तो येलो प्रिंट हो जाए, और ओ एंटर करा है तो ऑरेंज प्रिंट हो, और आर एंटर करा है तो रेड प्रिंट हो। ओके, और अगर इनमें से कोई भी कोड एंटर नहीं करा है तो क्या हो, इनवैलिड कलर कोड प्रिंट हो जाए। ये वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाए, जो एल्स पार्ट में डाला है ये आपका एग्जीक्यूट हो जाए। ओके, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने एलिफ का यूज करके मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर दी है। ओके, तो चलिए इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। देखिए बोल रहा है इनपुट अ कलर कोड, तो यहाँ पे सपोज मैं एंटर करता हूँ बी, तो बी के लिए कौन सा है, ब्लू, ठीक है। जैसे एंटर करूंगा तो ब्लू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्लू प्रिंट हो गया है। ओके, अब मैं इसको क्लोज करके दोबारा चलाता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और दोबारा से इसको रन करता हूँ। ये मेरा रन हो गया दोबारा से। तो अब मैं इस बार ऐसा कलर कोड दूंगा जो कि इनमें नहीं है। सपोज मैं यहाँ कर देता हूँ जेड, जो कि इनमें नहीं है, तो क्या करेगा ये इनवैलिड कलर कोड डिस्प्ले कर देगा। ओके, एंटर करता हूँ, देखिए इनवैलिड कलर कोड, ओके ये डिस्प्ले कर दिया है इसने। ओके, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके मल्टीपल कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपको मल्टीपल कंडीशन पर बेस्ड प्रोग्राम बनाना होगा वो आप इस तरीके से ही बना सकते हैं। कोड का जो सिंटैक्स रहेगा वो यही रहेगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, नाउ वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने इस चैप्टर के सारे टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।